आज की इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल। और आज का जो विषय है, हाँ, आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जो रहस्य के साथ साथ एक हैरान कर देने वाली आधुनिकता से भरा हुआ है। एकदम सही कहा। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और आज की इस चर्चा के लिए हमने कुछ बेहद प्रामाणिक मतलब बहुत ही विस्तृत स्रोतों का एक पूरा स्टैक तैयार किया है। हाँ, इसमें पुरातात्विक अकादमिक शोध पत्र शामिल हैं, जैसे वो अ जर्नल स्टडी ऑफ इंडस वैली। हाँ, वही। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। और सबसे खास तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI। बिल्कुल, ASI द्वारा हरियाणा के राखीगढ़ी में की गई हालिया खुदाई की विस्तृत रिपोर्ट और नवीनतम आनुवांशिक शोध भी इस चर्चा का हिस्सा है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि आज से 5000 साल से भी अधिक पुरानी ये सभ्यता अपने नगर नियोजन में कितनी अधिक उन्नत थी, और उनका व्यापारिक नेटवर्क असल में कितना विशाल और जटिल था। हाँ, साथ ही हाल ही में मिले DNA साक्ष्यों ने इस सभ्यता के उद्भव और पतन के बारे में हमारी स्थापित समझ को किस तरह से पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास को देखने के हमारे पूरे नजरिए को चुनौती देता है। सही बात है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो हम केवल कुछ पुराने खंडहरों या मिट्टी के बर्तनों की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो बस एक सतही बात हो गई। बिल्कुल, हम एक ऐसी सभ्यता का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने शहरीकरण, माननीकरण और प्रशासन की नींव उस समय रखी जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव समाज केवल खानाबदोश जीवन से बाहर निकलने का प्रयास ही कर रहा था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक अत्यंत जटिल और सुव्यवस्थित समाज की ओर इशारा करते हैं। और उस सुव्यवस्थित समाज की सबसे स्पष्ट झलक उनके नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग में मिलती है। बिल्कुल। जब मैंने स्रोतों में उनके ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ा तो वो बौद्धिक रूप से बहुत ही चकित करने वाला लगा, है ना? हाँ, मतलब कल्पना की जा सकती है कि आज से हजारों साल पहले शहरों को इस तरह बसाया गया था कि मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती थीं। एकदम परफेक्ट राइट एंगल। हाँ, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो था ईंटों का उपयोग। ओहो, ईंटों का वो मानकीकरण। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का एक सटीक और मानकीकृत अनुपात था। 1:2:4 का अनुपात। एकदम सही। 1:2:4, यानी ईंट की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का गणित। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। वही तो, चाहे हम राजस्थान के कालीबंगन की बात करें, पंजाब के हड़प्पा की या सिंध के मोहनजोदड़ो की, ईंटों का ये सटीक अनुपात हर जगह एक समान था। ये सच में हैरान करता है। बिना किसी आधुनिक संचार प्रणाली या इंटरनेट के हजारों किलोमीटर फैले अलग अलग शहरों में एक ही मापदंड की ईंटें बनना, ये कैसे संभव हुआ होगा? अलग और उन्नत थी। अगर हम मिस्र की प्राचीन सभ्यता से इसकी तुलना करें तो मिस्र में भव्य पिरामिड तो बने। हाँ, पिरामिड तो बहुत मशहूर हैं। लेकिन आम भवनों के निर्माण के लिए वे लोग मुख्य रूप से धूप में सूखी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। अच्छा। इसके विपरीत सिंधु घाटी के लोग पकी हुई ईंटों का व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहे थे। और पकी हुई ईंटें बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए विशाल भट्टों की आवश्यकता होती है, तापमान को नियंत्रित करना पड़ता है और भारी मात्रा में ईंधन यानी लकड़ी की जरूरत होती है। हाँ, ये दर्शाता है कि उनके पास एक बहुत ही संगठित श्रम शक्ति और मटेरियल साइंस की गहरी समझ थी। उनके निर्माण कार्य की तकनीकी समझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ है। ओहो, ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार के बारे में शोध पत्रों में जो सटीक आयाम दिए गए हैं वो सच में चौंकाते हैं। बिल्कुल। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ये कोई साधारण पानी का कुंड नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ढांचा था जिसे पानी के भारी दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि उस जमाने में भी टैंक के पानी को रिसने से रोकने के लिए, यानी उसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाने के लिए, हाँ, वाटरप्रूफ बनाने के लिए डामर और जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। यह आज के आधुनिक डामर या एस्फॉल्ट को इस्तेमाल करने जैसी ही तकनीक थी। बिल्कुल। और अगर हम उनके जल निकासी सिस्टम की बात करें तो वो तो आज के शहरी नियोजकों के लिए भी एक केस स्टडी हो सकता है। एकदम सही कहा आपने।
हर घर की अपनी एक नाली होती थी जो सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और ये नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थीं। ढकी हुई नालियां उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। आज हम स्मार्ट सिटी में सीवेज सिस्टम के ओवरफ्लो होने की शिकायत करते हैं, और 5000 साल पहले उन्होंने इसका अचूक सिस्टम बना लिया था। बिल्कुल, और ये सिर्फ नालियों तक सीमित नहीं था। स्रोतों में सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाने के प्रमाण और नियमित अंतराल पर सफाई के लिए मैनहोल का होना स्पष्ट रूप से दर्ज है। क्या बात है! ये एक बहुत ही प्रभावी नगरपालिका व्यवस्था की उपस्थिति को साबित करता है। ये दर्शाता है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर कितने अधिक जागरूक थे। ये एक ऐसा समाज था जहां नागरिक सुविधाओं को भव्य स्मारकों से अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी उन्नत नागरिक व्यवस्था वाले लोग बाहरी दुनिया से कैसे जुड़े थे? व्यापार के जरिए। हाँ, अगर हम उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो स्रोतों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ उनके बहुत गहरे और सुव्यवस्थित व्यापारिक संबंध थे। हाँ, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा। स्रोत बताते हैं कि मेलुहा के जहाज नियमित रूप से उनके बंदरगाहों पर रुकते थे। बिल्कुल। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य जो मेरे सामने आया वो ये है कि वहां एक ऐसी मेसोपोटामियन मोहर मिली है जो एक मेलुहन भाषा के अनुवादक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति की थी। एक ट्रांसलेटर की मोहर? हाँ, इसका मतलब है कि एक हड़प्पाई व्यक्ति संभवतः वहां एक प्रवासी के रूप में रह रहा था जो दोनों संस्कृतियों के बीच व्यापारिक सौदों को संभव बनाने के लिए अनुवादक का काम करता था। ये एक बेहद कॉस्मोपॉलिटन कांस्य युग की तस्वीर पेश करता है। एकदम। ये अनुवादक मोहर इस बात का बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि व्यापार केवल कुछ वस्तुओं के बेतरतीब आदान प्रदान तक सीमित नहीं था। ये एक संस्थागत और पेशेवर स्तर का व्यापार था जहां भाषा और अनुबंधों को समझने की आवश्यकता थी। और अब अगर हम इस बात पर गौर करें कि ये लोग व्यापार में निर्यात क्या करते थे, तो हमें उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का पता चलता है। पत्थर के बेहद खूबसूरत मनके बनाते थे, कार्नेलियन के मनके। इसके अलावा लापिस लाजुली और विशेष प्रकार के शंखों से बनी चूड़ियां निर्यात की जाती थीं। इन शोध पत्रों में ऑनेस्टाइट नामक एक उपकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र है। हाँ, मैंने ऑनेस्टाइट के बारे में पढ़ा, लेकिन ये वास्तव में क्या था और इसका इतना महत्व क्यों है? अर्नेस्टाइट एक बेहद कठोर पत्थर से बनी एक विशेष प्रकार की ड्रिल थी। एक ड्रिल? हाँ, चन्हुदड़ों जैसे उनके औद्योगिक शहरों में इन कठोर कार्नेलियन पत्थरों में बिल्कुल सीधा और बारीक छेद करने के लिए इस अर्नेस्टाइट ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता था। कमाल है। इसे बनाना और इस्तेमाल करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग अजूबा था। हाँ। इसकी तुलना आज के समय के डायमंड टिप ड्रिल से की जा सकती है। मतलब उस समय ऐसी तकनीक होना ये साबित करता है कि हड़प्पा के कारीगरों को टूल मेकिंग और मटेरियल साइंस की कितनी बारीक समझ थी। उनके उत्पाद पूरी प्राचीन दुनिया में एक लग्जरी आइटम माने जाते थे। ये तो बात हुई बाहरी व्यापार की। हम लगातार मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच इस शानदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़े भूभाग में फैले उनके अपने आंतरिक व्यापार का क्या? क्या वो एक मुक्त बाजार था या उस पर भी कोई कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण था? आंतरिक व्यापार भी उतना ही व्यवस्थित और नियंत्रित था। अच्छा। जब पुरातत्वविदों ने सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों के प्रवेश द्वारों या कहें गेटवेज का अध्ययन किया तो वहां से भारी मात्रा में मानकीकृत बाट या वजन मापने वाले पत्थर मिले हैं। वजन मापने वाले पत्थर? हाँ, इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये तर्क देते हैं कि ये बाट संभवतः साधारण बाजार में सब्जियां अनाज तौलने के लिए नहीं रखे गए थे। तो फिर किस लिए? शहर के मुख्य द्वारों पर इनका मिलना एक बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था का संकेत देता है। ये संभवतः बाहर से आने वाले माल को तौलने और उस पर चुंगी या टैक्स लगाने का स्थान था। एक तरह का टोल नाका। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां व्यापार को विनियमित किया जाता था और राज्य या प्रशासन के लिए राजस्व उत्पन्न किया जाता था। अब देखिए, टैक्स और व्यापार की इस जटिल व्यवस्था को देखकर दिमाग में एक ही छवि बनती है, एक विशाल भव्य साम्राज्य की, जहां कोई बहुत शक्तिशाली राजा शासन करता होगा। स्वाभाविक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें न तो कोई मिस्र के पिरामिड जैसा भव्य मकबरा मिला और न ही मेसोपोटामिया जैसा कोई आसमान छूता महल। प्राचीन दुनिया के संदर्भ में ये एक बहुत ही बड़ी विसंगति है। बिल्कुल।
इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले समाज को आखिर कौन चला रहा था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हाँ, शासकों के बड़े बड़े स्मारकों, हथियारों के बड़े जखीरों या युद्ध का महिमा मंडन करने वाली कलाकृतियों की पूर्ण अनुपस्थिति ये सोचने पर विवश करती है कि वहां कोई निरंकुश राजशाही नहीं थी। तो फिर प्रशासन कैसे चलता था? कई प्रमुख शोधकर्ताओं का मानना है कि ये समाज शायद व्यापारियों के एक शक्तिशाली संघ या कॉरपोरेट ओलिगार्की द्वारा संचालित था। एक मर्चेंट क्लास। हाँ, या फिर संभवतः पुजारियों का एक समूह था जो शहर के ऊपरी हिस्से, जिसे हम दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, वहां से नागरिक प्रशासन चलाता था। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भव्य इमारतों से नहीं, बल्कि एक निर्बाध और कुशल नागरिक व्यवस्था से किया। और शायद यही कारण है कि उनकी कला में भी राजाओं की भव्यता के बजाय सूक्ष्मता, तकनीक और दैनिक जीवन की झलक ज्यादा मिलती है। बिल्कुल सही। अगर हम उनकी अद्वितीय कलाकृतियों को देखें तो कांसे से बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति इसका सबसे शानदार उदाहरण है। हाँ, वो मूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। धातु विज्ञान की यह तकनीक बहुत ही जटिल है। इसमें पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया जाता है और फिर गर्मी से मोम पिघलकर गर्मी से मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाता है, यानी लॉस्ट हो जाता है। और उस खाली सांचे में पिघली हुई धातु डाल दी जाती है। इस तरह की धातु ढलाई उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। इसके अलावा पशुपति मोहर, जिस पर जानवरों से घिरे एक योगी की आकृति और प्रीस्ट किंग की दाढ़ी वाली पत्थर की मूर्ति भी उनके उच्च कलात्मक कौशल को दर्शाती हैं। हाँ। साथ ही उनके काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन पर सटीक ज्यामितीय डिजाइन होते थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कला के महत्व को बताते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो उनकी कला उनके धर्म और विश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई थी। आपने पशुपति मोहर का जिक्र किया, जिसे अक्सर आद्य शिव या शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ा जाता है। हाँ, प्रोटो शिवा। लेकिन कोई विशाल मंदिर न होना उनके धर्म के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका धर्म बहुत व्यक्तिगत और प्रकृति केंद्रित था, यानी वे प्रकृति की पूजा करते थे। विशाल स्मारकीय पूजा स्थलों की जगह वे शायद प्रकृति और जीवन के मूल तत्वों की पूजा करते थे। खुदाई में भारी मात्रा में पकी हुई मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो उर्वरता, सृजन और प्रकृति की शक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। मदर गॉडेस। हाँ, इसके अलावा मोहरों पर पीपल के पेड़ और एक सींग वाले जानवर यानी यूनिकॉर्न का बार बार दिखना उनकी पौराणिक कथाओं और प्रकृति पूजा की ओर इशारा करता है। और उनके दफनाने के तरीके भी तो बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल, उनके दफनाने के तरीके उनके विश्वासों को प्रकट करते हैं। वे आमतौर पर शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा। और कब्र में मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और कभी-कभी तांबे के दर्पण भी रखते थे। तांबे के दर्पण? हाँ, जो ये दर्शाता है कि वे मृत्यु के बाद के जीवन में दृढ़ विश्वास रखते थे और मानते थे कि इन वस्तुओं की परलोक में आवश्यकता होगी। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम उस समय की एक जीती जागती सांस लेती हुई तस्वीर देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हाल के वर्षों में जो खोजें हुई हैं, विशेषकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हरियाणा के राखीगढ़ी में, उन्होंने इस तस्वीर में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ दिया है। राखीगढ़ी की खोजें तो सच में अभूतपूर्व हैं। राखीगढ़ी की खुदाई की रिपोर्ट के अनुसार वहां 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की पूरी एक फैक्ट्री मिली है। एक पूरी ज्वेलरी फैक्ट्री। और उससे भी बड़ी बात, वहां से 7000 साल पुराने बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 7000 साल? ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये सभ्यता हमारी पुरानी सोच से भी कहीं ज्यादा प्राचीन थी और इसका विकास अचानक नहीं, बल्कि सहस्त्राब्दियों की एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा था। बिल्कुल। और राखीगढ़ी की खोजें केवल ईंटों और बर्तनों तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान और जेनेटिक्स ने अब पुरातत्व के साथ मिलकर इतिहास को एक नई दिशा दी है। डीएनए साक्ष्य। हाँ, 2019 में राखीगढ़ी से मिले कंकालों पर जो डीएनए शोध प्रकाशित हुआ, वह सिंधु घाटी के अध्ययन में एक मील का पत्थर है। वो रिपोर्ट बहुत चर्चा में रही थी। इस विस्तृत और निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला कि राखीगढ़ी के कंकालों के जीनोम में R1A जीन मौजूद नहीं है। R1A जीन, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस डेटा के निहितार्थ क्या हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के अनुसार उस समय के हड़प्पाई लोग मुख्य रूप से 2 प्राचीन समूहों के आनुवांशिक मिश्रण का परिणाम थे। कौन से 2 समूह? एक वे जो अंडमान के मूल निवासियों से जुड़े प्राचीन हंटर गैदरर थे,
और दूसरे वे जो प्राचीन ईरानी खेतीहर थे। अच्छा। ये मिश्रण स्टेपी क्षेत्र से होने वाले किसी भी बात के माइग्रेशन से बहुत पहले ही हो चुका था, जो ये साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता पूरी तरह से एक स्वदेशी आबादी थे। और यहाँ इस डीएनए साक्ष्य ने एक बहुत पुराने और चर्चित ऐतिहासिक सिद्धांत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। हाँ, हम सभी ने इतिहास की किताबों में मॉर्टिमर व्हीलर के आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। व्हीलर ने 1940 के दशक में मोहनजोदाड़ो के ऊपरी सतह पर मिले महज 26 नर कंकालों को देखा। सिर्फ 26 कंकाल? और ये दावा कर दिया कि किसी बाहरी आक्रमणकारी समूह ने इस विशाल सभ्यता का हिंसक अंत किया था। सोचने वाली बात है, व्हीलर ने केवल 26 कंकालों के आधार पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक पूरी सभ्यता के हिंसक पतन का एक ड्रामेटिक सिद्धांत गढ़ दिया, जो कि वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं था। बिल्कुल। जब आधुनिक विज्ञान और कार्बन डेटिंग ने उन कंकालों की जांच की तो पता चला कि वे कंकाल एक ही समय के भी नहीं थे। हाँ। उनमें से कुछ तो सभ्यता के बहुत बाद के काल के थे। विज्ञान ने कैसे एक सदी पुराने ऐतिहासिक नैरेटिव को बिना किसी शोर शराबे के बदल दिया, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। और यहाँ सुनने वालों के लिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इन अकादमिक स्रोतों के माध्यम से हम यहाँ किसी राजनीतिक या वैचारिक बहस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम केवल उन निष्पक्ष वैज्ञानिक, आनुवंशिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को सामने रख रहे हैं जो अब विश्व स्तर पर पीयर रिव्यू होकर उपलब्ध हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक दृष्टिकोण है। किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए हमें भावनाओं या पुराने नैरेटिव से परे जाकर ठोस साक्ष्यों पर निर्भर रहना चाहिए। परिणाम नहीं था। तो फिर ये कैसे हुआ? ये एक बहुत ही क्रमिक और जटिल प्रक्रिया थी। तो इन सब का क्या अर्थ निकलता है? अगर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था तो इतनी महान, इतनी उन्नत और इतने विशाल भूभाग पर इतने सुव्यवस्थित तरीके से राज करने वाली सभ्यता का अंत आखिर कैसे हो गया? वर्तमान स्रोतों और जलवायु विज्ञान के डेटा के आधार पर यह समझा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन मुख्य रूप से पर्यावरण और जलवायु में आए बदलावों का परिणाम था। क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। इसके मुख्य कारणों में मॉनसून के पैटर्न में बदलाव, भयंकर बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, विशेषकर घग्गर हक्रा नदी प्रणाली का सूखना, बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण पैदा हुआ पारिस्थितिक असंतुलन शामिल है। वनों की कटाई? हाँ, पकी हुई ईंटें बनाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा होगा, बिल्कुल, जिसने स्थानीय जलवायु को प्रभावित किया। ये तो बहुत तार्किक लगता है। जब प्राकृतिक संसाधन कम होने लगे और नदियां सूखने लगी तो उनकी कृषि व्यवस्था चरमरा गई और उसका सीधा असर उनके विशाल व्यापारिक नेटवर्क पर पड़ा। एकदम सही। इसका बहुत ही ठोस पुरातात्विक प्रमाण ये है कि सभ्यता के अंतिम चरणों में, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बाद के काल में, हमें नगर व्यवस्था के पतन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। नगर व्यवस्था के पतन के संकेत कैसे? लोग नए मकान बनाने के लिए पुरानी इमारतों की ईंटों को निकालकर दोबारा उपयोग करने लगे थे। अच्छा। सड़कें संकरी होने लगी थीं, घरों के ढांचे सड़कों पर अतिक्रमण करने लगे थे और वो शानदार जल निकासी प्रणाली पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई थी। ये तो एक पूरे सिस्टम का कोलैप्स था। हाँ, अंततः लोग इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटी ग्रामीण बस्तियों में पलायन करने लगे। यह सभ्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका शानदार शहरी स्वरूप एक ग्रामीण जीवन में तब्दील हो गया। वाकई, प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के आगे दुनिया के सबसे मजबूत और योजनाबद्ध शहर भी अंततः घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल। ये आज के समय के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल है। इस पूरी विस्तृत चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष या कहें कि जो मुख्य सबक निकलकर सामने आता है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी हजारों साल पहले थी। आज के इस आधुनिक युग में जहां पूरी दुनिया स्मार्ट सिटी, अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, 5000 साल पुरानी यह सभ्यता हमारे सामने एक जीता जागता आदर्श प्रस्तुत करती है। एक मिसाल की तरह। इस सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे उल्लेखनीय खूबी ये थी कि इसने अपनी अपार ऊर्जा, धन और संसाधनों को केवल शासकों के भव्य महलों को बनाने, विशाल पिरामिड खड़े करने या विनाशकारी युद्ध लड़ने के लिए हथियारों का जखीरा तैयार करने में बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल। इसकी बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान नागरिक स्वच्छता,
बेहतरीन जल प्रबंधन, शांतिपूर्ण व्यापार, मानकीकरण और एक आम इंसान के जीवन स्तर को सुरक्षित और बेहतर बनाने पर केंद्रित किया। उनकी प्राथमिकताएं शांति, व्यापार और सार्वजनिक कल्याण आज के आधुनिक समाज और नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये एक बहुत ही गहरा, तार्किक और विचार करने योग्य निष्कर्ष है। एक समाज की महानता उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी नालियों और उसके नागरिकों की सुविधाओं से मापी जानी चाहिए। बिल्कुल सही। और अब अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी स्रोतों के केंद्र में तो मौजूद है, लेकिन जिस पर हमने इस चर्चा में गहराई से बात नहीं की। वो क्या है? वो है सिंधु घाटी की लिपि। इंडस्क्रिप्ट। उनकी मोहरों पर उकेले गए वे रहस्यमयी चिन्ह, वो अनूठी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े वैज्ञानिक, भाषाविद और एआई विशेषज्ञ इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। कल्पना की जा सकती है कि जिस दिन उन मोहरों और पट्टिकाओं पर लिखे शब्द पढ़ लिए जाएंगे, उस दिन हमारे ज्ञान के क्षितिज का क्या होगा। ये सच में बहुत बड़ा दिन होगा। क्या पता हमें जल संरक्षण का कोई ऐसा अचूक वैज्ञानिक तरीका मिल जाए जो आज के जल संकट को सुलझा सके, या फिर प्रशासन, अर्थशास्त्र और दर्शन का कोई ऐसा सिद्धांत प्राप्त हो जिसके बारे में आज की दुनिया सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल। उस अनपढ़ी लिपि के उन छोटे छोटे चिन्हों में न जाने हमारे इतिहास के और कितने बड़े रहस्य, कितनी अनकही कहानियां और कितना अपार ज्ञान शांति से दबा होगा, जो बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है। इसी गहरे और असीम संभावनाओं से भरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।